दोस्तों नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों 2022 आने में अभी काफ़ी वक्त शेष है, लेकिन सियासत की बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। राजनीतिक पार्टियां तमाम तरह के दावे करने शुरू कर चुकी है। यहाँ तक कि सियासत का हाल तो इतना बुरा हो चुका है कि अभी से बयानबाजी की बाहर आ चुकी है। लगातार इस तरह के बयान अब सामने आने शुरू हो गए हैं, जिससे अब ये लगने लगा है कि सियासत की बयार और सियासत की बिसात राजनेताओं ने पहले से ही बिछानी शुरू कर दी है। दोस्तों यही तो भारत की खूबसूरती है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त जो सियासी भूचाल देश के भीतर आया हुआ है वो दरअसल मोहन भागवत के बयान को लेकर के आया हुआ है। दोस्तों हमारी सियासत में, हमारे देश की राजनीति में कितने दुर्भाग्य की बात है कि जब किसी राज्य में चुनाव नज़दीक होते हैं तो वहाँ पर विकास के मुद्दे गौण हो जाते हैं और कमोवेश सियासत का पहिया और सियासत की चक्की जाति, धर्म, मजहब के नाम पर घूमनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की कि राजनेताओं की भाषा इस तरह की हो जाती है कि वो खुद को पाक साफ दिखाने का प्रयास करने लगते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से पिछले दिनों बयान दिया संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कि जो लोग मॉब लिंचिंग करते हैं और मॉब लिंचिंग का जो समर्थन करते हैं वो हिंदू विरोधी है, वो लोग हिंदू हो ही नहीं सकते जो मॉब लिंचिंग करते हैं। दोस्तों इसके अलावा दूसरा बयान भी ध्यान देने योग्य है कि इस काम पर, इस पूरे घटनाक्रम पर कार्रवाई करने का काम अदालत का है और जो व्यक्ति जिसका जन्म भारत में हुआ है वो सभी हिंदू है। ऐसे बयान अक्सर देते रहते हैं संघ प्रमुख। हमेशा से संघ की विचारधारा ज़मीन पर अलग रहती है, लेकिन वास्तविकता में उसका जो ध्येय है, जो मूल वाक्य है वो यही है कि भारत को किस तरीके से उसकी संस्कृति के अनुरूप ढाला जाए। भारत की संस्कृति संघ के अनुरूप दूसरी हो सकती है, लेकिन हमारे अनुरूप तो संस्कृति केवल वही है कि भारतीयता के संस्कार रोपित करें। दोस्तों जिस तरीके से बयान आया कि भारत में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति का DNA एक है, कोई अलग नहीं, और दोस्तों इस बात में कोई दो राय, कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे देश के राजनेताओं को और सियासतदानों को मुद्दे न जाने क्यों मजहब के आसपास ही घूमते हुए दिखाई देते हैं। इसके अलावा कोई मुद्दा दिखाई ही नहीं देता। दोस्तों ओवैसी AIMIM चीफ और सांसद हैदराबाद से, लेकिन दोस्तों किस तरीके से उन्होंने कटाक्ष किया कि संघ की कथनी और करनी में अंतर है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या ओवैसी की कथनी और करनी में अंतर नहीं? दोस्तों मायावती भी मैदान में कूद गई। दोस्तों यहाँ पर मेरे कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि राजनीतिक रोटियाँ सेकने के लिए जनता को मोहरा बनाना लोकतंत्र के अनुरूप बिल्कुल भी नहीं। लोकतंत्र के अनुरूप तो दोस्तों यह भी नहीं है कि अब चित्रकूट में पाठशाला सज रही है। आज संघ प्रमुख चित्रकूट में है और संघ की एक मैराथन बैठक जिसमें संघ के तमाम प्रचारक जिला स्तर से लेकर के तमाम बड़े पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा कई मंत्रियों के भी शामिल होने की संभावना है। दोस्तों इस बैठक को नाम दिया गया है वार्षिक बैठक, लेकिन कहीं ना कहीं ये वार्षिक बैठक नहीं, ये राजनीतिक बैठक है, क्योंकि 2022 का साल और उस साल में पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य जहां पर चुनाव, और चुनाव में कहीं ना कहीं संघ अपनी सक्रियता दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक एजेंडा, एक कोर एजेंडा संघ के द्वारा तय किया जाएगा कि किस तरीके से चुनाव में फतेह हासिल की जाए। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के भीतर कोरोना संक्रमण के बाद जो स्थिति बनी
ख़ास तौर पर प्रवासी मजदूरों की जो स्थिति बनी, जिस तरीके से अव्यवस्था उत्तर प्रदेश के भीतर कुछ समय पहले फैली और उसके बाद सरकार की छवि को एक धब्बा लगा। कहीं ना कहीं संघ अपनी इस बैठक के जरिए उसे धोने का प्रयास करेगा और मुख्यमंत्री को भी एक हिदायत इस बैठक में दी जाएगी कि किस तरीके से चुनाव फतेह किया जाए। दोस्तों, वैसे वास्तविकता ये है कि हमारे देश में पूरा चुनावी सिस्टम मैनेज किया जाता है और पूरे चुनाव एक साइकिल के तहत चलते हैं। उसी साइकिल के अनुरूप बयान आते हैं और समय के साथ नेताओं के बयान बदलते रहते हैं। दोस्तों, इसके अलावा इस साइकिल को यदि जोड़ना आप शुरू कीजिएगा तो इस संघ की बैठक का केवल उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव तक ही इसका सीमित रहना मेरे विचार में दोस्तों नहीं है। ये बैठक, इस बैठक में कम से कम कई मुद्दों पर चर्चा हो और ख़ास तौर पर मोदी का कैबिनेट विस्तार, वह भी इस बैठक के कोर एजेंडे में शामिल होगा कि किसे जगह दी जाए और किसे बाहर का रास्ता दिखाया जाए। कहीं ना कहीं संघ की विचारधारा और संघ का इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है, क्योंकि मोदी कैबिनेट में यह बात तो दोस्तों किसी से छिपी हुई नहीं है कि जो व्यक्ति संघ की पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है उसे निश्चित तौर पर प्राथमिकता दी जाती है। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई नामों की भी ऐसी चर्चा है जो बड़े नेता जो दूसरे दलों को छोड़ करके भाजपा में शामिल हुई कि उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, जिनमें सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस के बड़े नेता जिनके मंत्री बनाए जाने की संभावना है। इसके अलावा दोस्तों भाजपा के जो दूसरे बड़े नेता है सर्बानंद सोनोवाल, असम के पूर्व मुख्यमंत्री, उनका भी मोदी कैबिनेट में शामिल होना लगभग तय माना जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों कहीं ना कहीं मोदी सरकार बिहार में अपनी सहयोगी जेडीयू को भी साधने का प्रयास करेगी। आरपी सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस वक्त में उड़ान भर रहे हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली में वो इस बात की विचार विमर्श करेंगे। इस बात पर चर्चा होगी कि किस तरीके से जेडीयू को मंत्रिपरिषद में जगह दी जाए। इसके अलावा दोस्तों तमाम उन नेताओं को जगह देने की संभावना है ताकि इस तरह का समीकरण 2022 में बने कि चुनाव में फतेह हासिल हो सके। इसके अलावा दोस्तों अनुप्रिया पटेल अपना दल की, उनको भी शामिल करने की यहाँ पर संभावना व्यक्त की गई है। और इसके अलावा दोस्तों संजय मिश्रा, और इसके अलावा दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा पशुपति पारस जो एलजेपी प्रमुख रहे रामविलास पासवान के भाई, यानी कि दोस्तों जो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे हमारे रामविलास पासवान जी उपभोक्ता मंत्री, उनके भाई पशुपति पारस को भी कहीं ना कहीं मोदी कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। और इस पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि एलजेपी भी दो फाड़ होती हुई नज़र आएगी। चिराग पासवान कतई ये नहीं चाहेंगे जो पुत्र है रामविलास पासवान के कि उनके चाचा को कैबिनेट में जगह दी जाए, क्योंकि पार्टी में टूट के बाद अब चिराग ये चाहेंगे कि जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री के अनुमान बन करके सामने आए थे उन्हें कहीं ना कहीं जगह दी जाए, उन्हें कहीं ना कहीं मोदी कैबिनेट में एक उचित स्थान दिया जाए, जैसा कि उनके पिताजी का रहा। हमारे देश के भीतर यदि राजनीति में किसी को मौसम वैज्ञानिक कहा गया तो वो थे रामविलास पासवान, कि वो राजनीति के मौसम को, राजनीति की सरगर्मी को बड़ी अच्छी तरीके से पहचान लेते थे। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि नारायण राणे को भी जो बीजेपी नेता है उनको मंत्री बनाए जाने की संभावना है। तो ये तमाम नाम जिन पर चर्चाएं चल रही है। इसके अलावा वरुण गांधी का नाम भी लेमलाइट में है। लेकिन दोस्तों आखिर इनको मंत्री बनाने से जो वास्तविक सवाल उठता है कि क्या जनता के मुद्दे गौण कर दिए जाएंगे, क्या वास्तविक हकीकत, ज़मीनी हकीकत बदल जाएगी, क्या किसी जाति को केवल प्रतिनिधित्व दे देने मात्र से उसका विकास हो जाता है, क्या कह देने मात्र से किसी व्यक्ति के पेट में भोजन चला जाता है, या उसके लिए कुछ परिश्रम करना पड़ता है।
आप सभी को इस पर विचार करना चाहिए। दोस्तों, ये हमारे देश की कितनी बड़ी विडंबना है कि हमारे देश में नेताओं की रईसी आती रहती है, सांसदों को ट्रैवल के भत्ते मिलते हैं, असीमित फ़ोन कॉल्स वो कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश की गरीब जनता धूप में पिसती है और चुनावी राजनीति की भट्टी में उसे दबाया जाता है। कहीं ना कहीं जातीय समीकरण के नाम पर, नेताओं को प्रतिनिधित्व देने के नाम पर इस तरीके से समाज का बंटवारा भारत की राजनीतिक पार्टी करती है। यदि देश के भीतर जातिवाद की समस्या का कोई जनक है तो भारत की राजनीतिक पार्टियाँ ही, जो जाति के प्रतिनिधित्व के नाम पर लोगों को अपनी कैबिनेट में शामिल करते हैं और कहीं ना कहीं उससे उस पूरे वर्ग का वो वोट अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। क्या एक नेता के मंत्री बन जाने मात्र से उस पूरे वर्ग के अच्छे दिन आ जाते हैं? दोस्तों, इस बात पर भी विचार होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में विचार और मंथन को जगह ही नहीं दी जाती। जगह दी जाती है तो ऐसे बयानों को जिनसे देश के खिलाफ माहौल तैयार हो, देश विरोधी बयान हमारे देश के भीतर दिए जाते हैं। इसके अलावा गोरखपुर से सांसद दोस्तों इस वक्त में रवि किशन, आपको उनके बयान पर भी ध्यान देना चाहिए। किस तरीके का उन्होंने बयान दिया पिछले दिनों दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस बात का जिक्र किया था कि कहीं ना कहीं मैं योगी आदित्यनाथ के रथ को रोकूंगा। तो उन्होंने इस बयान पर पलटवार की कि यदि आप महाराज जी को छूने का प्रयास करेंगे तो हैदराबाद आपको लौटना पड़ेगा। दोस्तों, ये राजनीति का स्तर कितना गिर चुका है। किस तरीके के मैंने आपको 2 से 3 समीकरण यहाँ पर अपने इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। सबसे पहले मैं RSS के बयानों पर दोस्तों आया, जिस तरीके से उसको एक राजनीति का मोहरा बनाने के लिए इस तरह का बयान दिया गया। इसके अलावा दोस्तों मोदी कैबिनेट का विस्तार और उसमें तमाम तरह की माथापच्ची, तो इस तरीके का राजनीतिक समीकरण कहीं ना कहीं भारत के स्वस्थ लोकतंत्र में जो जनता के अधिकार है, जो जनता विकास के लिए प्यासी है, उसे इस तरह के कार्यक्रम से, इस तरह के मैनेजमेंट से कोई लाभ नहीं होने वाला है। लोगों की आय दोगुनी होने की बिल्कुल भी संभावना इस वक्त में नज़र नहीं आ रही है, लेकिन नेताओं की आय 4 गुनी होने की तमाम संभावनाएं हमारे देश के भीतर मौजूद है। नमस्कार दोस्तों, मेरे इस वीडियो में इतना ही।